ये वाली एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है। रोरिन इस वक्त सेली को थोड़ा सा प्यार करते हुए बोलती है, बिल्कुल तुम्हारा पेरेंट तुम्हें जरूर ढूंढेगी। रोरिन की इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे सेली को दिखाई जाती है जो कि इस वक्त अपने साइज से बहुत ही ज्यादा बड़ा एक स्वेटर को पहनी हुई थी। सेली इस वक्त अपने गले को थोड़ा सा ढीला करते हुए रोरिन से बोलती है कि मेरे गले में ये स्वेटर बहुत ही ज्यादा टाइट फील हो रही है। इसी वक्त यहाँ पे एलिसन भी आ जाता है। एलिसन यहाँ पे आने के बाद रोरिन से बोलता है, चलो आज हम जाके सेली के माता पिता को ढूंढते हैं। रोरिन बोलती है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हमेशा सेली को अपने पास तो नहीं रख सकते। एलिसन दोबारा से बोलता है कि लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, बेचारी सेली वो तो सिर्फ अपने नाम को ही जानता है और कुछ भी नहीं। रोरिन बोलती है, हाँ उसे एक और चीज पता है जो कि है बचपन में सुनी हुई एक गाना। रोरिन की इस बात को सुनने के बाद एलिसन शॉक हो जाता है, कुछ सोचने लगता है। अरे यार, लगता है मुझे दोबारा से उसके पास जाके हेल्प लेनी पड़ेगी। रोरिन आग्रह से पूछती है, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? एलिसन बोलता है कि इस क्रेक सिटी के अंदर जिसका कनेक्शन सबसे ज्यादा है। एलिसन के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को एलिसन को माचो मैन की जो मीट शॉप है वहाँ पे आते हुए दिखाया जाता है। सामने की ओर रेन भी होती है। एलिसन इस वक्त सेली के सिचुएशन के बारे में रेन को बताता है तो इस वक्त रेन पेन पेपर निकाल के सेली की जो इन्फॉर्मेशन है उसे नोट करने लगता है। रेन पूछती है, सेली की एज कितनी है? तो एलिसन बोलता है, उतना तो नहीं पता, लेकिन 14 साल मान के चलते हैं। रोरिन जिसका की उम्र अभी 200 साल से भी ज्यादा है, वो इस वक्त बोलती है, 14 साल ये भी कोई उम्र हुई? तो सेली के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन नोट करने के बाद सेली इस वक्त एलिसन से बोलती है, ठीक है, जब मुझे इसके बारे में कुछ पता चलेगी तब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। रेन की बातों को सुनने के बाद इस वक्त सेली अपने सिर को झुका के रेन को थैंक यू बोलती है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ दिनों के बाद रेस्टोरेंट के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पे सेली को इस वक्त पैनकेक को खाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन सामने की ओर एलिसन एंड रोरिन के चेहरे पर बहुत दिन होने के बावजूद सेली के माता पिता की कोई भी इन्फॉर्मेशन न मिलने के कारण थोड़ा सा उदासी दिखाई देती है। रोरिन अभी सेली को थोड़ा दिलासा देने के लिए पूछने लगती है, बताओ आखिरकार तुम्हें इस दुनिया की कौन से कोने में जाना है? किसी भी जगह पे कुछ देर पहले मैंने जो अंडे देखा था वो अंडा जिस प्राणी का है मुझे उसे देखना है। सेलिया की इस बात को सुनने के बाद एलिसन एंड रोरिन दोनों ही सरप्राइज हो जाता है। एलिसन पूछता है, क्या तुम्हें एनिमल देखना है? तो इस समय रोरिन बोलने लगती है कि हम लोगों के बैकयार्ड में, मतलब जो खामर है, वहाँ पे तो बहुत सारे एनिमल है और अगर तुम्हें एनिमल ही देखना है तो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आगे से सेलिया बोलने लगती है कि नहीं, वो सभी बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगती है, मुझे तो कोई छोटा एनिमल को टच करना है। सेलिया की बातों को सुनने के बाद इस समय एलिसन अपने मन में कुछ परेशान होते हुए सोचता है और इसके साथ ही बोलता है, ठीक है, यह चीज रेस्टोरेंट से थोड़ा दूर तो होगा, लेकिन कोई ना, तुम उसे देख सकती हो और हाँ, तुम अगर उसे पकड़ना चाहो तो बता देता हूँ, उसको पकड़ना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। एलिसन के इतना बोलने के साथ ही हम लोगों को ग्रेक सिटी का जो फॉरेस्ट है वहाँ के एलिसन के बैरियर को दिखाया जाता है और इसी बैरियर के अंदर हम लोगों को इस वक्त एक जंगली मुर्गे को दिखाया जाता है और यहाँ पे मुर्गा भी अपने गर्दन को टेढ़ी करके सामने की ओर देख रहा होता है। सामने से सेलिया यहाँ पे मुर्गे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि ये प्राणी तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। सेलिया अभी रोरिन से पूछने लगती है, क्या मैं उसे जाके टच कर सकती हूँ? रोरिन बोलती है, हाँ जाके पकड़ सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। एलिसन भी आज तक इस प्राणी को पकड़ नहीं पाया। रोरिन की इतना बोलने के साथ ही हम लोग को सेलिया को दिखाई जाती है जो कि दौड़ के मुर्गे को पकड़ने के लिए जाने लगती है। तो इस समय एलिसन पीछे से सेलिया से बोलने लगता है कि जैसा कि तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, इसी कारण शायद से तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये जो प्राणी है इसे बहुत सारे प्रोफेशनल हंटर भी पकड़ने में सक्षम नहीं है। एलिसन अभी इतना बोल ही रहा था, इसी समय हम लोग को दिखाया जाता है सेली बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ मुर्गे को पकड़ के अपनी गोदी में उठा लेता है। सेली को अभी आसानी के साथ एक करते हुए देखने के बाद एलिसन का मानो पैरों तले जमीन पूरी तरीके से खिसकी गई हो। एलिसन बेचारा अभी एक बेजान पत्थर बन जाता है। रोरिन भी अभी एलिसन की फिर गिराते हुए बोलने लगती है कि मैंने भी इस प्राणी को एक बार पकड़ा था और आज सेली ने भी इसे पकड़ लिया, तो तुम एक कचरे के कचरे ही हो, तुमने आज तक इतनी कोशिशें करने के बावजूद इसे पकड़ नहीं पाए। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को ग्रीक सिटी के महल का सीन दिखाया जाता है। डाइनिंग हॉल में काउंट एंड काउंटेस को दिखाई जाती है, जहाँ पे काउंटेस सेली के बारे में बातें कर रही थी। काउंटेस अभी खाना खाते हुए काउंट से बोलती है कि पूरे ग्रीक सिटी के अंदर सेली के पेरेंट के बारे में ही बातें चल रहे हैं, सभी लोग उन्हें ही ढूंढ रहे हैं एंड पता चला कि एलिसन एंड रोरिन भी इस सर्चिंग में शामिल है। हम लोग भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसी समय बीच में टोकते हुए काउंट बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अचानक से काउंट की इस बात को सुनने के बाद काउंटेस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, बोलने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं मेरा जो रोल है उसे भूल गई थी और इस बात को थोड़ा सा पर्सनल ले रही थी। लेकिन इसी समय काउंट काउंटेस से पूछने लगता है कि तुमने मुझे इस बात को पहले क्यों नहीं बताया? अगर यह चीज एलिसन से जुड़ा है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इवन मैं मेरे पद को भी छोड़ सकता हूँ। काउंट के इन सभी बातों को सुनने के बाद काउंट
काउंटेस बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होने लगती है। लेकिन काउंट यहीं पे नहीं रुकता। काउंट दोबारा से बोलने लगता है कि मेरी तिजोरी को खोलो, जिसने भी सेली के पैंट को ढूंढ निकालेगा मैं उसे मुंह मांगा कीमत दूंगा। बाहर की ओर जो दोनों गार्ड खड़े थे वे दोनों भी काउंट की इस बात को सुनने के बाद एक दूसरे को फिसफिसाते हुए बोलने लगता है कि लगता है काउंट दोबारा से पागल हो गया। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को जंगल के अंदर दोबारा से एलिसन को दिखाया जाता है, जहाँ पे इस वक्त सेली मुर्गे को पकड़ने की वजह से बहुत ही खुशी में थी। सेली इस वक्त एलिसन की ओर देखते हुए बोलने लगती है कि ब्रदर एलिसन का जो चेहरा उस वक्त था वो कमाल का था। अभी तो एलिसन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए सेली से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने बिना किसी झिझक के मुर्गे को कैसे पकड़ा। सेली एलिसन की इस बात को सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। एलिसन से पूछने लगती है दोबारा से क्या मैंने अच्छा किया। एलिसन बोलता है तुमने अच्छा किया, बहुत सारे लोग मुर्गे को पकड़ने में सक्षम नहीं होते। सेली इस बात को सुनने के बाद और भी ज्यादा खुश हो जाती है। बोलने लगती है कि आज के बाद से लगता है मैं पॉपुलर बन जाऊंगी और आज की तरह खुशी मैंने आज तक कभी भी अनुभव ही नहीं की। मेरा एक गर्म स्वेटर, स्वादिष्ट पैनकेक और वो क्यूट सा मुर्गी, सच में आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ, हो सकता है कि कल और भी मजेदार हो जाए। सेली अभी इतना सब कुछ बोलने के साथ ही दोबारा से एलिसन एंड रूडिन के हाथ को आके पकड़ लेता है। दोबारा से उसी गाना को गाने लगती है, लेकिन इस बार सेली के साथ साथ रूडिन भी इस गाना को गाती है। तो सेली बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए रूडिन से बोलती है क्या आपने भी इसे प्रैक्टिस किया, चलो हम दोनों एक साथ गाते हैं। देखते ही देखते इस वक्त रूडिन, सेली एंड एलिसन तीनों ही एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए घर की ओर जाने लगते हैं। रूडिन अभी एलिसन से पूछती है आखिरकार तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों हो रहा है, क्या तुम इस गाने की वजह से शर्मा रहे हो। तो आगे से एलिसन रूडिन से बोलने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अभी का ये जो पल है इसे महसूस करो, ये एक फैमिली की तरह लग रहा है, पेरेंट एंड चाइल्ड। एलिसन की इस बात को सुनने के बाद अभी रूडिन का चेहरा भी लाल पड़ने लगता है, लेकिन अभी ज्यादा ओवर रिएक्ट न करते हुए तीनों ही एक दूसरे के हाथ को पकड़ के गाना को गाते हुए और इस पल को एंजॉय करते हुए यहाँ से जाने लगता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को ग्रेक सिटी के एंट्रेंस के सीन को दिखाया जाता है और इसी जगह पे एक घोड़ा गाड़ी भी आ गया होता है। तो आगे से एक गार्ड घोड़ा गाड़ी वाले से बोलता है कि रुको, इस दीवार के उस पार से ग्रेक सिटी की सीमाएं चालू होता है। गार्ड की इस बात को सुनने के बाद आगे से घोड़ा गाड़ी वाला बोलता है हम लोगों के पास अंदर जाने का पास है। गार्ड अभी पास को लेता है, उसे अच्छी तरीके से चेक करता है और इसके साथ ही अपनी तिरछी आंखों से सामने की ओर देखते हुए बोलता है ये पास तो वैलिड है, लेकिन तुम लोगों के अंदर जाने का कारण क्या है। तो आगे से घोड़ा गाड़ी वाला बोलता है कि हम लोग के कैरेज के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल हैं, जिन लोगों को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी वाले की बातों को सुनने के बाद गार्ड भी समझ जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने देने से पहले उसे एक क्वेश्चन पूछता है क्या तुम सेली नाम के किसी एक बच्ची को जानते हो, क्योंकि हम लोग उसके पेरेंट को ढूंढ रहे हैं। गार्ड की इस बात को सुनने के बाद घोड़ा गाड़ी वाला आगे से साफ मना कर देता है, लेकिन इस वक्त इस गाड़ी के अंदर दो प्रिजनर को देखने के लिए मिलते हैं, जो लोग सेली के नाम को सुनने के बाद आपस में ही फुसफुसाते हुए कुछ बातें करने लगते हैं। बेसिकली ये दो जो प्रिजनर है ये सेली की ही साथी है और इनमें से एक भाई है और एक बहन है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को एक कमरे के अंदर एलिसन को अकेला बैठा हुआ दिखाया जाता है। इसी समय रूडिन यहाँ पे आती है और अचानक से एलिसन को देखने के बाद उसे क्वेश्चन करने लगती है एलिसन क्या तुम सोने नहीं गए। लेकिन एलिसन अभी कुछ न बोलता हुआ सीधा सेली के बारे में पूछता है। तो रूडिन अभी एलिसन से बोलती है बहुत समय पहले सेली सोने के लिए गई एंड सच बोलो तो अभी मुझे भी नहीं पता कि वो अभी सो चुकी है या शरारत कर रही है। रूडिन की इस बात को सुनने के बाद अभी एलिसन रूडिन से बोलता है कि अभी एकदम परफेक्ट टाइम है, मुझे तुमसे कुछ डिसीजन लेने में मदद चाहिए। एलिसन अभी रूडिन से बोलने लगता है कि सेली का जो पेरेंट है मुझे लगता है कि हम लोग उन्हें कभी भी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। एलिसन की इस बात को सुनने के बाद रूडिन की मानो पैरों तले जमीन पूरी तरीके से खिसकी गई हो। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को वही घोड़े गाड़ी को दिखाया जाता है। घोड़े गाड़ी वाला बोलता है कि सेली नाम ये तो मैं पहले कभी नहीं सुना, आज ही सुन रहा हूँ। इसी समय घोड़े गाड़ी के अंदर से वो दोनों भाई बहन प्रिजनर गार्ड से कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से इन लोगों के मुंह पे मैजिक सर्कल कास्ट हो जाता है। गार्ड अभी कैरेज के पास जाके इन दोनों प्रिजनर से पूछताछ करता है। इसी समय हम लोग को यहाँ पे एक मैजिशियन को दिखाया जाता है। मैजिशियन गार्ड से बोलता है कि तुम्हारे लॉर्ड शायद से इतने आराम तलब हैं कि जल्दी में जाने वालों को भी रोकने की हिम्मत रखते हैं, जबकि उन्होंने पहले ही यहाँ से जाने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन हमारे गिल्टी मांड का काउंट उतना भी ज्यादा दयालु नहीं है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, या तो तुम अपनी स्कॉट मिशन को देर से पूरा करो और इस चीज को गिल्टी मांड सिटी के साथ एक बड़े टकराव में बदल दो, या फिर इस क्रिमिनल की बकवास को नजरअंदाज कर दो और नियमों के मुताबिक यहाँ से जाने दो। अभी वो जो मैजिशियन है, जो कि एक 5th क्लास मैजिशियन होता है, उसकी इन सभी बातों को सुनने के बाद गार्ड इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। बेचारा अभी प्रिजनर से सेल के बारे में कुछ पूछताछ नहीं कर पाता है। बाध्यतामूलक गेट को ओपन करना पड़ता है और वे लोग बहुत ही आराम से ग्रेक सिटी के टेरिटरी के अंदर घुस जाते हैं। और इसी सीन के साथ ही
ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मुझे पता है वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन क्या करे भाई, वॉइस ओवर देने में आजकल बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। और वैसे भी एआई वॉइस से भी नहीं बना सकता, क्योंकि देखो यार न्यू पॉलिसी लेके आ चुका है कि वीडियोस के अंदर अगर थोड़ा सा भी ह्यूमन टच नहीं रहेगा तो यूट्यूब पापा है ही भाई कैची लेके चैनल को काटने के लिए। और हाँ गाइस, एक चीज बोलना तो भूल ही गया, आज ही मैंने गेमिंग चैनल में एक और फुल वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाके उसको भी एक बार देख लेना।